हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर एक्चुअली आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल का पार्ट होता है। इस चैप्टर का नाम है विस्कोसिटी। छोटा सा चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहले बात आता है कि विस्कोसिटी है क्या। ओके। तो विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे फ्लूइड का दो लेयर है। ओके, एक लेयर चल रहा है किसी स्पीड से, दूसरा लेयर किसी और स्पीड से चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, और उस रिलेटिव जो मोशन है, एक लेयर के ऊपर वाला लेयर, दोनों का जो अलग अलग स्पीड है, वो जो रिलेटिव मोशन आ रहा है, उसको जो प्रॉपर्टी फ्लूइड का, वो प्रॉपर्टी जो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या है ये? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। अब ये क्या है? ये फ्लूइड जो भी है, जिस फ्लूइड का हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी होगा। तो फ्लूइड दोनों ही हो सकता है। क्या क्या? लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसका प्रॉपर्टी है, इसके कारण क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन। देखिए क्या लिखा है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसके बीच का रिलेटिव मोशन? बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स। यानी एक लेयर दूसरे लेयर से अपने नज़दीक वाले लेयर के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसको बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। तो क्या होगा विस्कोसिटी? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, जो कि लिक्विड होगा या गैस होगा, जिसके कारण, यानी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर। विस्कोसिटी क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसका मतलब क्या है? ये इट इज़ द, हम लोग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो ये कर रहा था कि रिलेटिव मोशन को रोकता था। तो इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, या इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन। ओके। आगे चलिए। अब क्या है? अब है कि विस्कस फोर्स किसको बोलेंगे? विस्कस फोर्स ये किसको बोलेंगे? तो ये द इंटरनल, फ्लूइड का ये इंटरनल रहेगा। इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स कैसा रहने वाला है? ये टेंजेंशियल रहने वाला है, विच ट्राई टू रिटार्ड, यानी मोशन को रिड्यूस करेगा, रिटार्ड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। समझ में आ गया आपको? ये इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स है, जो कि हमारे लेयर्स के बीच के जो रिलेटिव मोशन है, उसको रिटार्ड करने का काम करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। ओके। तो ये था हमारा विस्कोसिटी। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का नियम फॉर विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके। अब मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, ठीक है, जैसे करके हमारा ये फ्लोर है, मान लीजिए इसके ऊपर कुछ हाइट दे देते हैं, लिक्विड का लेयर का हाइट। ओके। इसमें क्या है, ये लिक्विड है जो स्ट्रीम लाइन मोशन कर रहा है। ओ और एक्स जो है हमारा, ओ और एक्स जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है।
हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, इसके बाद जो लिक्विड का लेयर, मान लीजिए इसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड है, तो जो लेयर इस फ्लोर के कांटेक्ट में है वो तो रेस्ट पे रहेगा। जो लेयर इस फ्लोर के कांटेक्ट में है वो रेस्ट पे रहेगा। और मान लीजिए ये ऊपर वाला ऐसे चल रहा है, कुछ स्पीड होगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे ये इससे ऊपर की तरफ जाएंगे, वो OX से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो लेयर का स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं कि पहला मैंने बोला कि लिक्विड लेयर इन कांटेक्ट विथ द सरफेस इज एट रेस्ट। ठीक है। और दूसरा मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ अदर लेयर्स increases with increase in distance from the surface OX। तो जैसे जैसे मान लीजिए हमने एक लेयर यहाँ पे बना देते हैं, ऐसा एक लेयर है, ये y डिस्टेंस पे है। ओके, इससे मान लीजिए थोड़ा और ऊंचा पे ऐसा एक लेयर है, ठीक है। हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो डेल्टा y है। ओके, यहाँ से वहाँ तक जाने में हमने डेल्टा y है। तो हमने क्या बोला कि जैसे जैसे ये OX जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लेयर, OX वाले से जो सट टच में है उसका स्पीड तो 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, मान लीजिए जो लेयर था वो हमारा P लेयर था, ऊपर गए तो R लेयर है। ओके, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं उसका स्पीड बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड का स्पीड था वो क्या था, V। थोड़ा ऊपर गया तो V से बढ़ के कितना हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V। ये हो जाएगा। और चूँकि ये x डायरेक्शन में तो हम लोग Vx भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा इसका y का मान, जैसे जैसे बढ़ेगा y का मान, जैसे जैसे बढ़ेगा v का मान भी बढ़ेगा। ये पॉइंट बोला हमने। तीसरा जो पॉइंट हमने बोला कि जो हाईएस्ट लेयर होगा, द हाईएस्ट लेयर, वो जो फ्लो करेगा, फ्लोज विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। जो टॉप लेयर है जो सबसे, वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है। चलिए, तो क्या बोलता है कि मान लीजिए दो पैरेलल लेयर है, ठीक है, दो पैरेलल लेयर है, PQ, मान लीजिए ये लेयर हमारा PQ था और ये हमारा लेयर RS है। तो हमने क्या बोला, लेयर PQ जो है पैरेलल है RS लेयर के, ठीक है। इनका डिस्टेंस OX से कितना है, तो डिस्टेंस आप देखे हैं, PQ का डिस्टेंस हमने OX से, डिस्टेंस फ्रॉम OX जो है इसका ये है y, और RS का डिस्टेंस कितना है, y प्लस डेल्टा y। ओके, और जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा y के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी तो हमारा फ्लूइड तो इधर की तरफ जा रहा है ना, तो वेलोसिटी में जो डेल्टा V का मान है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना आया है, Vx के बराबर। डेल्टा V x के, x क्यों लिखता है, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है। ओके, तो अगर आपको हम बोलेंगे कि चलिए हमको बताओ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with distance perpendicular to the direction of flow।
अब देखिए हमारा फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, परपेंडिकुलर वाई में, ये हम वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और हमारा वेलोसिटी एक्स में था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर आपको हम पूछेंगे तो रेट इन चेंज इन वेलोसिटी आया डेल्टा वी एक्स, और दूरी कितना हम तय किए थे ये, इसी को हम डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा वाई को बोल देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने वाई डायरेक्शन में जब डेल्टा वाई मूव किया यहाँ से यहाँ, हमारा जो वेलोसिटी में चेंज था वो एक्स डायरेक्शन में था, और वो कितना था, डेल्टा वी एक्स। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने क्या बोला, अब ये आगे देखेंगे। न्यूटन ने ये बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ओके, न्यूटन ने बोला कि जो हमारा विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स किसके बीच में, बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ए लिक्विड flowing in streamline मोशन में बहते हुए लिक्विड का विस्कोसिटी, ये दो फैक्टर पे डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करना है। सबसे पहला उसने बोला कि ये जो फोर्स है, विस्कस फोर्स, वो प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया क्या है, कांटेक्ट एरिया ऑफ द लेयर, यानी दो लेयर का कितना एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है। और उसने फिर से बोला जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा वाई, यानी ये क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन लेयर्स, ये दो लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी है। तो अगर हम इन दोनों को मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, ए इंटू डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा वाई के प्रोपोर्शनल। और आपको पता है जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, और ये जो निकल के आता है कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ईटा को बोलते हैं, इसको ईटा पढ़ते हैं। ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हमारा विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है। ए क्या था, एरिया कांटेक्ट में जो था, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई क्या था, ये हमारा था, समझ गए आप, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। तो अब यहाँ से हमको ये इम्पोर्टेंट एक फार्मूला मिल गया है ना। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम लोग, हम बोलते हैं कि ये जो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो एक नया कांस्टेंट मिला, ये क्या था, ये विस्कस फोर्स था, विस्कस फोर्स बिटवीन द लेयर, वो होगा ईटा इंटू एरिया इन कॉन्टेक्ट टू डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा वाई। तो यहाँ से आपको देखना था कि हमको बताना है क्या चीज़, कि ईटा था आपका क्या, ईटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया इंटू वेलोसिटी का ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर इस फार्मूला में हम लोग एरिया का मान 1 लेते हैं, यानी पर यूनिट एरिया लेते हैं, और पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट लेते हैं, तो हमारा जो फोर्स आएगा वो ईटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तो 1 हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्कस फोर्स, कब, जब एरिया क्या था, 1 था, यानी पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन
2 लेयर्स, क्योंकि हमने जब एरिया का मान 1 रखा और वेलोसिटी ग्रेडियंट का मान 1 रखा तो फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर है। तो हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हैविंग ए यूनिट का मतलब 1 वेलोसिटी ग्रेडियंट। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि हमने जब वेलोसिटी ग्रेडियंट को यूनिट लिया यानी 1 लिया और जब एरिया को यूनिट लिया तो जो हमारा फोर्स निकल के आया वही हमारे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर आया। ओके, अब इसका जो चीज़ ध्यान रखने का है यूनिट का, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होगा अब बताइए। ये हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डेल्टा वाई को तो मीटर में लिखेंगे, एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखेंगे और डेल्टा वी को लिखेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर से मीटर गया यानी क्या आ गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। और सीजीएस यूनिट जो लेंगे सीजीएस यूनिट में, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डाइन, फोर्स का यूनिट होता है डाइन सेकेंड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको ना हम लोग पॉइज बोलते हैं, अब इसमें जो सबसे बड़ी बात ध्यान देने की है वो ये है कि हम लोग एक यानी 10 पॉइज के बराबर हो जाएगा ये क्या, 1 न्यूटन। ये समझ रहे हैं बात। तो ये जो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर आता है इसको हम लोग डेका पॉइज भी बोलते हैं। ओके, और इसका जब हम लोग ये निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला, ये सारी चीज़ें हम ईंटा के लिए लिख रहे हैं अभी। ईंटा का जब डायमेंशन लेंगे ये कितना आ जाएगा, मास लेंथ और टाइम का पावर -1। तो ये चीज़ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब सीजीएस यूनिट में पॉइज में दिया हो तो हम लोग एसआई में बदलने के लिए उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं। ओके, तो चलिए एक सवाल है, क्वेश्चन है ए प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second by applying a horizontal tangential force over the free surface of a liquid। अब दिया हुआ है if the depth of the liquid is 1 meter and the liquid is in contact with the plate is stationary। अब देखिए वो जो ग्राउंड जो था ना, मतलब प्लेट के ऊपर बह रहा था और प्लेट से जो कांटेक्ट में वो कैसा है, स्टेशनरी है यानी रेस्ट पे है। अब दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.01 पाइज। फाइंड द tangential force required to move the plate।
बड़ा सा सवाल है, छोटा सा आंसर बनेगा इसका। मूव द प्लेट। ओके, इसका अब आप लोग पॉज करके सॉल्व करिए, मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। क्या दिया हुआ है? ए प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे दिया हुआ है? 2 मीटर स्क्वायर इज मेड टू मूव हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड। वेलोसिटी का मान कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स ओवर द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। मान लीजिए ये हमारा प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये हमारा लिक्विड जो स्टेशनरी लिक्विड होगा यहाँ से जो टच में रहेगा। ओके, इसको हम लोग टेंजेंशियली एक फोर्स लगा रहे हैं, उसके कारण ये जो वेलोसिटी चल रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब क्या इफ़ द डेप्थ ऑफ लिक्विड इज 1 मीटर, यानी ये जो डेप्थ है वो 1 मीटर दिया हुआ है, ये 1 है, 1 मीटर। एंड द लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेट, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का जो मान दिया हुआ है वो 0.01 पॉइज है। अब आपको मैंने बोला था ये पॉइज में दिया हो तो SI यूनिट में लिखने के लिए इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आएगा। ये कितना आएगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये SI यूनिट में 10 से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है निकालिए वेलोसिटी का ग्रेडियंट। ये क्या होता है? वेलोसिटी में कितना चेंज आया बट्टे हाइट में कितना चेंज आया। तो हाइट में यहाँ से यहाँ जाने में 1 मीटर का चेंज है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे वेलोसिटी 2 है, तो चेंज कितने का है? 2 का। तो ये कितना आया? मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड बट्टे 1 मीटर, यानी ये कितना आ गया? ये 2 सेकेंड इन्वर्स, ये आ गया। अब आपको पता है न्यूटन्स लॉ के हिसाब से जो हमारा विस्कस फोर्स आता है वो कितना आता है? ईटा ए इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई। ईटा का मान हमने कितना निकाला? 0.001, क्योंकि SI यूनिट में रखना था। एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आ गया? 2 पर सेकेंड। यहाँ से हमारा फोर्स न्यूटन में निकल कर आ जाएगा कितना? 4 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, चलिए अब हम लोग इस पे एक और सवाल देखेंगे। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड जो है क्यूब है, 2 मीटर है, तो सारे साइड एक जैसे होंगे, 2 मीटर 2 मीटर। मास 20 kg दिया हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे ये स्लाइड कर रहा है, उस पे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऑयल रखा हुआ है। ओके, मान लीजिए ये 30 डिग्री का इंक्लाइन है, ये ऐसे करके ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो उस पे जो ऑयल है उसका विस्कोसिटी का मान दिया हुआ है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी क्या हो रहा होगा कि ये जो इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी टोटल फोर्स जो है वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए तो अब क्या दिया हुआ है? देखो, फाइंड द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ लिक्विड। थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ लिक्विड, तो हम कैसा मान सकते हैं? मान लीजिए प्लेट था, ठीक है, इसके ऊपर कुछ तो ऑयल इंक्लाइन प्लेन था, इसके ऊपर कुछ ऑयल का लेयर चढ़ा हुआ है, उसका हाइट हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए h। अब ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पे है, तो ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा? आपको पता है डाउन द इंक्लाइन एक फोर्स लगता है, कौन सा? mg sin थीटा। ठीक है, अब जब ये नीचे जाने का कोशिश कर रहा होगा, जब ये नीचे जाने का कोशिश कर रहा होगा, तो इसको रोकने के लिए कौन लगेगा? विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, विस्कस फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा विस्कस फोर्स, वो कितने के बराबर होगा बताइए? विस्कस फोर्स हो जाएगा mg
साइन थीटा के बराबर, क्योंकि ये तो बैलेंस करेगा। और ये किसके बराबर होगा, ईटा ए वेलोसिटी में जो चेंज है डी वी बाई डी एक्स बोलिए, डी जेड बोलिए, डी वी बाई डी एक्स या डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो हम लोग यहाँ से एम कितना है, मास 20 kg है, जी कितना है मान दिया हुआ 10 टू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। ये फोर्स बराबर हो जाएगा किसके, विस्कोसिटी के। तो ईटा का मान कितना है, पॉइज में है, तो आपको पता है 10 की पावर -1 है। अब पॉइज रहता है तो हमको 10 से डिवाइड करना रहता है। एरिया कितना दिया हुआ कॉन्टैक्ट में, अब देखिए ये क्यूब है, तो क्यूब का एरिया जो बेस का होगा वो कितना होगा, ऐसा ये भी 2 ये भी 2, तो 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। एरिया कितना आ जाएगा कॉन्टैक्ट में, क्योंकि ये वाला तो कॉन्टैक्ट में आएगा, तो 2 × 2 यानी 4 मीटर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स। वेलोसिटी का मान कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी कितने लेयर से जा रहा है, 10 से, और हाइट का मान नहीं दिया है, एक्स का मान, तो एच निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जब सॉल्व करेंगे तो एच का मान आ जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर, यानी ये कितना आ जाएगा 4 mm। तो 4 mm थिकनेस का जो है लिक्विड इसके ऊपर रहेगा। ओके, चलिए अब हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको एक फिगर दिया हुआ है, लिखिए एज पर द सोन फिगर द सेंट्रल सॉलिड सिलेंडर starts with an initial angular velocity, स्टार्टिंग जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ω0। फाइंड आउट टाइम आफ्टर which the angular velocity becomes half। ये क्वेश्चन है। अब कैसा है देखिए, इसमें एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक सिलेंडर है। ओके, मान लीजिए ये था ऐसे, एक सिलेंडर के अंदर में दूसरा सिलेंडर है। जैसा ये एक सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका हमने एक एक्सिस दिया हुआ है, ये बीच वाला जो सिलेंडर है वो स्टार्ट किया ω वेलोसिटी से, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है, मास m, ये लेंथ दिया हुआ है l, ये ड्राइंग में दिया हुआ आपको। ओके, अब क्या पूछ रहा है, इसके बीच में ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दो सिलेंडर के बीच का जो खाली रीजन है, उसमें एक विस्कस लिक्विड भरा हुआ है जिसका कोफिशिएंट है ईटा। ओके, तो और ये वाला है जो छोटा रेडियस है वो है r1, और ये जो बड़ा वाले का रेडियस है वो है r2। तो आपको क्या बोला, सॉलिड सिलेंडर है, अंदर में है, और ये दो सिलेंडर के बीच अगर आप लोग ऐसा एक बनाते हैं क्रॉस सेक्शन, ये और ये, ओके, तो ये कितना है, ये r1 है, ये बाहर वाला r2 है। इसके बीच में ये जो चलना शुरू किया था ω0 से, और ये जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ उसका ये है ईटा। ऐसा सवाल हमको दिया हुआ है। ओके, अगर मान लीजिए इसमें यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का इसको फोर्स लगेगा इस पर, जो कि इसको स्लो डाउन करेगा। तो पहले ω0 था, तो पूछ रहा है कि कितना टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, ω0/2 हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी
हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या समझना है, आपको पता है कि इसमें क्या क्या लगेगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन था। तो जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लगेगा, ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी जेड, डी वी बाई डी एक्स लिखे डी जेड लिखे। और डी वी बाई डी जेड अगर हम वेलोसिटी का ग्रेडियंट बोलेंगे ये क्या आएगा, तो क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा इंटू आर वन। ये तो इसका वेलोसिटी होगा, ओमेगा से चल रहा है तो ओमेगा आर वन। शुरू में कितना था, शुरू में ओमेगा इंटू आर वन माइनस 0 बाय आर टू माइनस आर वन। तो यहाँ से आपको फोर्स का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा ये बताइए। एरिया जो आएगा वो आएगा 2 पाई इंटू आर वन, और ये पूरा लेंथ के ओवर में। देखिए ये जो हम बोल रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट का एरिया, ये वाला एरिया बताओ ये कितना आएगा, जो कर्व एरिया है उसके बराबर। तो ये सिलेंडर के लिए जो कर्वेचर का एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एल, क्योंकि छोटा वाला ही तो टच में रहेगा। एरिया आ गया आपको इतना। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि फोर्स जो आएगा वो आएगा ईटा इंटू 2 पाई इंटू आर वन इंटू एल, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया ओमेगा आर वन डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन, क्योंकि ये जो थिकनेस है हमारा इसी के ओवर में हमको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारे पास है ये मान लीजिए ये हमारा सॉलिड सिलेंडर था। ओके, इसके ऊपर जो हमारा ये टॉर्क लगेगा वो किस कारण से लगेगा, मान लीजिए वो विस्कस फोर्स F था, और इसका रेडियस R1 है, तो इतना के बराबर इसके ऊपर टॉर्क लग जाएगा। कितना, F इंटू R1 के बराबर, ये लग जाएगा। और टॉर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, I इंटू ओमेगा के बराबर, I इंटू ओमेगा के बराबर। तो यहाँ से हमको सॉरी I इंटू अल्फ़ा ना, I इंटू अल्फ़ा के बराबर, और अल्फ़ा क्या होता है डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर वन, यानी ये हो जाएगा 2 पाई ईटा R1 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 का क्यूब, 2 पाई ईटा R1 का क्यूब ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को I इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है हमारा, टॉर्क को हम I इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो I का मान कितना हो जाएगा, mr²/2। अल्फ़ा के बदले हम लोग रख देंगे डी ओमेगा बाई डी टी, और ये एक माइनस में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे घटेगा, ये उल्टा लगेगा, डिसेलरेट करेगा, विस्कस फोर्स उल्टा लगता है। तो इसका मान आ गया हमारे इसके बराबर 2 पाई ईटा R1 का क्यूब ओमेगा एल डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, सबसे पहले फोर्स लिखा, फोर्स जो आया वो ईटा ए dv बाई डी जेड आता है। dv बाई डी जेड क्या है, वेलोसिटी का ग्रेडियंट है। तो जो फ्लूइड इससे सटा होगा यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 होगा, सॉरी जो बाहर वाले से सटा है यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, और जो फ्लूइड इसमें सटा हुआ है ये जो घूम रहा है ओमेगा से, उसका स्पीड होगा ओमेगा इंटू R1। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो इससे अंदर वाले से सटा है उसका वेलोसिटी ओमेगा R1, और जो बाहर था उसका वेलोसिटी था 0, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है बाहरी सिलेंडर। और ये जो वेलोसिटी में चेंज आया ओमेगा इंटू R माइनस 0, ये कितने दूरी पे आया, तो यहाँ इतना दूरी पे आया, ये R2 माइनस R1 की दूरी पे आया। तो इसी को तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं
कि वेलोसिटी में इतने का चेंज आया और दूरी में dz इतना था। यहाँ से ये पता चल गया। अब हमने देखा कि एरिया इन कांटेक्ट कितना है, तो हमने देखा कि ये वाला जो एरिया है सिलेंडर का एरिया ऑफ कर्वेचर, एरिया ऑफ कर्व, ये लेंथ नहीं है, ये एरिया ऑफ कर्वेचर होता है 2πr इंटू एल के बराबर। तो 2πr1 इंटू एल जो एरिया है वो कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे रख दिया ईटा इंटू 2πr1 इंटू एल गुने dv बाई dz, तो ये फोर्स आ गया। अब हमने देखा कि ये जो अंदर वाला ये है सिलेंडर, उसके जो घूम रहा है उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, तो फोर्स इंटू रेडियस F इंटू आर, फोर्स इंटू दूरी, और टॉर्क जो होता है आई इंटू अल्फा के बराबर होता है, और अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया mr²/2, अल्फा चूँकि निगेटिव होगा यहाँ पे इसीलिए माइनस डी ओमेगा बाई डी टी बराबर इतना। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो हमको क्या मिला, हमको मिला माइनस ऑफ mr1²/2 डी ओमेगा बाई डी टी, इसका मान कितना मिला 2π ईटा r1³ ओमेगा l बाय r2 माइनस r1, समझ रहे, r2 माइनस r1। तो यहाँ से r1 का स्क्वायर है, क्यूब था चला गया, ओमेगा वाला टर्म इधर रखेंगे तो चलिए क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डी ओमेगा बाय ओमेगा, इस तरफ ले आएंगे वो उधर कितना हो जाएगा 2 चला जाएगा, तो 4π ईटा r1 l बाय मास जो था वो इंटू r2 माइनस r1, ये सब तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, खाली चेंज क्या हो रहा है टाइम। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो टाइम जब 0 था तो इसका वेलोसिटी ओमेगा नॉट के बराबर था, हमको पता करना है टी टाइम बताओ जब इसका वेलोसिटी ओमेगा का आधा हो जाएगा। अब आपको पता है डी ओमेगा बाय ओमेगा, डी ओमेगा बाय ओमेगा का इंटीग्रेशन करना हमको, तो क्या हो जाएगा ये ln ऑफ ओमेगा, जिसको हम लोग करेंगे माइनस ऑफ ओमेगा नॉट से ओमेगा बाय 2 तक, इधर कितना आ जाएगा 4π ईटा r1 l बाय m इंटू r2 माइनस r1, और डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, जब t रखेंगे तो t 0 तो 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ln ओमेगा नॉट बाय 2 माइनस ln ओमेगा नॉट, इसका मान कितना आ जाएगा माइनस लगा देंगे तो ln ओमेगा नॉट माइनस ln ओमेगा नॉट बाय 2, आपको पता है ये कितना आ जाएगा ln ओमेगा नॉट, माइनस रहता है तो नीचे आ जाता है ओमेगा नॉट बाय 2, तो ओमेगा नॉट से जाएगा यानी कितना आ गया ln 2। तो यहाँ से हमको जो बराबर इतना, यहाँ से जो t का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, t का मान आ जाएगा m इंटू r2 माइनस r1 ln2 डिवाइडेड बाई 4π ईटा l इंटू r1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, तो हम लोग इसमें अभी देखेंगे आगे डिपेंडेंसी DEPEN, डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी विस्कोसिटी जो है किस किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लिखिए ऑन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। तो पहला इसमें जो पॉइंट आएगा वो आएगा, सबसे पहले क्या आएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव यानी समान तरह के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो जो कोहेसिव फोर्स है दोनों में वो तो लिक्विड के अंदर जो हमारा लिक्विड है
उसका जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड का जो विस्कोसिटी होता है वो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, गैस के केस में, लिक्विड देखिए फ्लूइड जब बात करते हैं तो दो, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी कम हो गया, क्योंकि कोहेसिव फोर्स कम हो गया। लिखिए इसमें गैस के लिए, फॉर गैस विस्कोसिटी इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ गैस molecules from one moving layer to other moving layer। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए आपको मैंने पहले क्या बोला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कोहेसिव फोर्स पे। लेकिन हम अगला बात बता रहे हैं कि जो गैस का विस्कोसिटी है वो कोहेसिव फोर्स के कारण ज़्यादा नहीं, लेकिन डिफ्यूजन ऑफ गैस मोलिक्यूल्स फ्रॉम एक मूविंग लेयर टू अदर लेयर, उसके कारण होता है। ओके, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है, रेट ऑफ जो डिफ्यूज़न होता है वो बढ़ जाता है, तो गैस का विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि विस्कोसिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। देखिए लिक्विड के लिए डिक्रीज हो रहा था, गैस विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेज। टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस का विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा कि टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करता है विस्कोसिटी। अब हम देखेंगे कि प्रेशर पे कैसा डिपेंड करता है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड, तो इसमें लिखिए पहला कि विस्कोसिटी विल डिक्रीज, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करता है एज प्रेशर इंक्रीज। क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड के लिए विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। और ये दूसरा, विस्कोसिटी ऑफ जो गैस है इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, यानी इसके पे फर्क नहीं पड़ता है। प्रैक्टिकली लिख लीजिए हिंदी में, फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो लिक्विड के लिए प्रेशर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होगा, गैस में फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा जो विस्कोसिटी डिपेंड करता है वो किस पे भी डिपेंड करता है, ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड। इस पे भी ये डिपेंड करता है कि कौन से फ्लूइड की बात हो रही है। ओके, अब ये विस्कोसिटी जैसा कि हमने बताया ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसमें लिमिटेड टॉपिक आते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो दो तो हम एक जो भी हमने देख लिया पीछे, उसके बाद एक और टॉपिक है वो है स्टोक, STOKE, स्टोक्स का लॉ। और इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या चीज़, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो स्टोक ने क्या दिखाया, स्टोक ने ये दिखाया कि मान लो कोई भी एक स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस हमने r माना है, जो v वेलोसिटी से किसी होमोजीनियस मीडियम, अब वो होमोजीनियस मीडियम लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो रहा है, उससे मूव कर रहा है, और उस मीडियम का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ईटा है। तो जो स्फीयर के ऊपर में जो विस्कस वाला फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर लगता है, वो लगता है 6 पाई ईटा इंटू r इंटू v। क्या बोला, लिखिए, Stokes showed that if a small sphere of radius r,
छोटा स्फीयर है जिसका रेडियस r है, मान लीजिए गेंद है, इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v वेलोसिटी जो से मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, थ्रू ए होमोजीनियस मीडियम आपको पता है जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। होमोजीनियस मीडियम, ये मीडियम क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो दिया हुआ मीडियम का विस्कोसिटी वो कितना दिया हुआ, ईटा, ठीक है, ईटा का पूंछ थोड़ा बड़ा, हाँ। देन इसने बोला कि इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर के ऊपर जो लगेगा तो विस्कस फोर्स का इसने मान कितना बताया, 6 पाई ईटा r इंटू वी। ये लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, 6 पाई ईटा r इंटू वी। इसी को क्या हम बोल देते हैं, स्टोक्स लॉ। ओके, स्टोक्स लॉ। तो अब इसके सहारे से हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी को डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे, अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्या होता है पहले सुनिए, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। जब भी कोई सॉलिड स्फीयर, ठीक है, किसी भी हाइट से लिक्विड में आपने गिरा दिया, गेंद को गिरा दिया, तो सबसे पहले क्या होगा कि अब गिरा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन धीरे धीरे विस्कस फोर्स के कारण कम होता जाएगा और एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो लिखिए इसमें, व्हेन ए सॉलिड स्फीयर falls in a liquid then its accelerating velocity, यानी इसका जो वेलोसिटी के साथ साथ जो एक्सेलरेट था, जो वेलोसिटी नीचे गिर रहा था तो बढ़ता ही जा रहा था ना, जी स्पीड से गिरता है, जैसे लिक्विड में इंटर किया गिरते हुए, तो एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी इज कंट्रोल्ड बाय द viscous force of liquid, यानी इसके एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन आ गया, विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड आ गया। एंड एक समय के बाद हेंस इट अटेन्स, अब इसके अगेंस्ट फोर्स लगने लगा तो इसका एक्सेलरेशन तो एक समय के बाद कम होता जाएगा और रिटायर्ड होते होते जीरो हो जाएगा। इट अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, विच इज नॉन एज, यही कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, विच इज नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको भी टी से लिखते हैं। तो कुल मिला के वेलोसिटी कांस्टेंट करने के लिए हमको नेट फोर्स कितना करना पड़ेगा, 0, यानी ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग अब डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये है हमारा स्फीयर, ओके, ये हमारा छोटा r रेडियस का स्फीयर है, ठीक है। तो ये जब फ्लूइड के अंदर होगा, तो सबसे पहले तो इसका वेट जो लगेगा हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। मान लीजिए हमारा रो जो है वो क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। तो जो वेट लगेगा, वेट ऑफ स्फीयर, वो कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो रो किसका, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ये कितना लगेगा, और सिग्मा मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा है जिसमें ये डूबा हुआ है। तो रो इंटू वॉल्यूम स्फीयर का मतलब 4/3 पाई इंटू r3। रो इंटू भी, ये तो आ गया मास, और इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा।
इंटू जी। अब आपको पता है कोई भी अगर ये लिक्विड में डूबा हुआ है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बुआंसी लगेगा नहीं लगेगा, बुआंसी फोर्स लगेगा। तो ये जो बुआंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा वो लगेगा, बुआंसी बोलिए या इसको अप थ्रस्ट भी बोलते हैं, ऊपर की तरफ लगने वाला। ये कितना लगेगा, इसने कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो इसने जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसका वेट, तो लिक्विड का वेट निकालने के लिए लिक्विड का डेंसिटी गुने इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि अपने बराबर ही तो डिस्प्लेस करेगा, इंटू जी। ये अब थ्रस्ट लग गया, यानी नीचे की तरफ हमारा लगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो जी, ऊपर की तरफ लगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू सिग्मा जी। ठीक है, सिग्मा क्या था, लिक्विड का डेंसिटी। अब हमारे स्टोक्स साहब ने बोला कि इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स भी लगेगा जो इसका स्पीड को कांस्टेंट बनाएगा। कितना लगेगा, 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू भी के बराबर। 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू भी के बराबर। और वो भी को क्या बोलते थे हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अप थ्रस्ट, जिसको हम एफ बी से दिखाएं, प्लस विस्कस फोर्स जिसको हमने एफ बी से दिखाया, ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी। ये मान लो इसका मान हमने डब्ल्यू बोला है, वेट के बराबर। तो इसमें रख देंगे वैल्यू, रख दीजिए, तो हमारा मान क्या आ जाता है, अप थ्रस्ट का मान कितना था, 4/3 पाई आर क्यू इंटू सिग्मा जी, प्लस विस्कस फोर्स का मान कितना था, 6 पाई ईटा आर इंटू भी टर्मिनल के बराबर था इधर 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी के बराबर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो भी और टी का जो मान आ जाएगा, भी टर्मिनल का मान वो आ जाएगा 2/9 रेडियस का स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। और ये जो फार्मूला है ये अगर किसी ने भूला तो उसको एग्ज़ाम देने का कोई हक नहीं है, वो डिराइव करता बैठेगा एग्ज़ाम में जाके। तो हमारा ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ चुका है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाय ईटा। ठीक है, यहाँ से अब ये क्या है, ये लिख लो सब कुछ। आर क्या था, रेडियस ऑफ बॉडी यानी जो स्फीयर था। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये तो लिक्विड का होगा ना, बॉडी का थोड़ी होता है। रो क्या था, डेंसिटी ऑफ बॉडी। सिग्मा क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये ध्यान रखो भाई लोग, लिख लो कॉपी में। तो अब हम देखते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप होता है बहुत स्मॉल होता है कंपेरिजन टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्री फ्रॉम द हाइट ऑफ क्लाउड। ऐसा क्यों होता है, अरे क्लाउड बहुत ऊंचाई पे रहता है, वहाँ से जब गिरेगा रेन ड्रॉप तो उसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर h हाइट से गिरता है, मान लो यहाँ पे, तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये √2gh। अब ये h बहुत ज़्यादा है तो रेन ड्रॉप तो इतना बुलेट की तरह लगना चाहिए ज़मीन पे, लेकिन उसका स्पीड कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे वो एयर में गिरना शुरू होता है उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाता है, एफ विस्कस। ओके, एफ विस्कस लगना शुरू हो जाता है, किसके कारण, एयर के
विस्कोसिटी के कारण। तो लिखो यहाँ पे पहला चीज़ कि द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल इन comparison to the velocity of a body falling freely। अगर उसी हाइट से किसी दूसरे बॉडी को फ्रीली गिराते हैं, क्लाउड जहाँ पे बनता है उस हाइट से, फ्रीली फ्रॉम द हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड, ये एक विस्कोस स्टोक्स लॉ का ये एप्लीकेशन है। दूसरा लिखो कि हम लोग जब पैरासूट से डिसेंड करते हैं यानी धीरे से नीचे आते हैं, DESCENDING, डिसेंडिंग बाय ए पैरासूट, PARACHUT विथ लेसर वेलोसिटी, इस केस में भी हमारा विस्कस फोर्स लगता है। जब हम लोग ऐसा देखो हवाई जहाज से कूदते हैं ना, पैराग्लाइडिंग लोग करते हैं ऐसा करके, स्काई डाइविंग, तो ऐसा करके हमारा कुछ तो पैरासूट रहता है, इसको पकड़ के लोग कूदते हैं। तो इस पे भी क्या लगता है, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगता है। तो जब गिरता है आदमी नीचे ज़मीन पे आता है तो उसका स्पीड कम हो गया रहता है। तीसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग स्टोक्स लॉ का यूज़ करके डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसका मान किस एक्सपेरिमेंट में निकाले थे हमने, मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट में, द हेल्प ऑफ मिलिकन एक्सपेरिमेंट। मिलिकन एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग स्टोक्स लॉ का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो, तो अब हमको दो क्विक सवाल बता दो। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.0015 mm is falling in air, ओके, एयर में गिर रहा है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 into 10 to the power minus 5 kg meter inverse second inverse, what will be the terminal velocity of the drop। देखो यहाँ पे SI यूनिट में ही विस्कोसिटी दिया हुआ है, kg पर मीटर पर सेकेंड जो होता है उसी को SI यूनिट बोलते हैं हम लोग। तो ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी पूछता है और क्या बोलता है कि डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी निगलेक्टेड। अब ये सवाल समझो, सबसे पहले दिया क्या है, अप्रोच सही होना चाहिए। तुम पहला सॉल्व करो खुद से और इधर सवाल समझो। रेडियस का मान दे दिया हमको 0.0015 mm, एयर में गिर रहा है, यानी ये जो लिक्विड जो होगा, लिक्विड वो कौन सा होगा, एयर होगा। और ये रेन ड्रॉप जो है हमारा स्फीयर बन गया, रेन ड्रॉप बन गया स्फीयर, इस पे एफ भी लगेगा ऊपर। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का मान कितना दे दिया है 1.8 इंटू 10 to the power minus 5, SI यूनिट में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर। अब लिक्विड को क्या लेते थे, सिग्मा, सिग्मा का मान क्या बोलता है, निगलेक्ट कर दो, 0 ले लो, ठीक है। तो हमको VT का मान पूछा है, तो VT का फार्मूला क्या होता है, 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G बाय ईटा। अब यहाँ पे क्या नहीं दिया है, देखो, अब ये रेन ड्रॉप है तो रो का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ। वाटर के लिए
डेंसिटी का मान कितना होता है, रेन ड्रॉप तो वाटर है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये तुमको पता होना चाहिए। ओके चलो तो इसमें रख दो, तो आ जाएगा 2/9। विस्कोसिटी का मान कितना है, नीचे है तो 1.8 इंटू 10⁻⁵। ऊपर में कितना है देखो, रेडियस mm में दिया है, तो इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.0015 डिवाइडेड बाय 1000। इसका करना पड़ेगा तुमको स्क्वायर गुने रो का मान कितना हो जाएगा 1000 के बराबर, और जी का मान हो जाएगा 9.8। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा मान आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, ये था हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। अब चलो एक और चीज़ आगे, चलो एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्फेरिकल बॉल इज मूविंग with terminal velocity inside a liquid। एक लिक्विड के अंदर में एक स्फेरिकल बॉल टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बोलता है कि डिटरमाइन करो, डिटरमाइन द रिलेशनशिप of rate of heat loss with the radius of बॉल के रेडियस से बोलता है हीट लॉस का ये करो। तो आपको पता है, आप लोग खुद से सॉल्व करिए। तो रेट ऑफ हीट लॉस जो होगा वो पावर पे डिपेंड करता है, और पावर किसको बोलते हैं हम लोग, अरे रेट ऑफ हीट लॉस का क्या मतलब है, हीट बट्टे टाइम, और हीट भी क्या है, एनर्जी होता है, एनर्जी का ही रूप है। तो एनर्जी बट्टे टाइम को हम पावर तो बोलते हैं, और पावर क्या हो जाएगा, फोर्स गुने वेलोसिटी। और इसके ऊपर जो टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स है वो कितना होगा, 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी, और एक और वी से गुना कर देंगे तो पावर आ जाएगा, तो ये पावर आ गया, उसी को तो रेट ऑफ हीट लॉस बोलेंगे। तो यहाँ से अब हमारा वी का मान कितना है, वी यहाँ पे है वी टर्मिनल के बराबर, उसका मान कितना है 2/9 इंटू रो ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू आर स्क्वायर बाय ईटा, ये हमारा वी टी। तो हमको यहाँ पे वी स्क्वायर रखना है, तो हमारा जो हीट लॉस होगा पावर वो किसके बराबर होगा, 6 पाई आर वी स्क्वायर इंटू ईटा के बराबर। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो वी है, और ये हमको रेडियस से पूछा कि रेडियस पे कैसा डिपेंड करेगा, तो हम देख रहे हैं कि जब हम वी का स्क्वायर करेंगे तो रेडियस का पावर 4 आ जाएगा, यानी वी का स्क्वायर जब यहाँ पे रखेंगे तो रेडियस का पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे एक रेडियस ऑलरेडी है, तो पावर जो हमारा प्रोपोर्शनल होगा रेडियस, अब वी स्क्वायर में रेडियस का पावर 4, यानी पावर जो प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के पावर 5 के प्रोपोर्शनल होगा। और हमको केवल ये पूछा है, तो हम क्या लिख देंगे आंसर कि रेट ऑफ हीट लॉस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रेडियस की पावर 5 के। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। अब रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग आर ई से दिखाते हैं। ओके, रेनॉल्ड्स नंबर, तो हम लोग जो फ्लो पैटर्न होता है उसका टाइप ऑफ फ्लो जो हो रहा है लिक्विड का फ्लो पैटर्न, फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है वो 2 तरह का होता है, को पता है, एक होता है लेमिनार होता है, दूसरा टर्बुलेंट होता है। लेमिनार होता है और टर्बुलेंट नंबर होता है।
ये निकालने के लिए, ये लेमिनार है कि टर्बुलेंट निकालने के लिए है। टाइप ऑफ फ्लो ये डिटरमाइन किया जाता है हमको, डिटरमाइंड बाय ए डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस नंबर कैसे निकलता है? जब दो सेम चीज़ का रेशियो ले लेते हैं तो डायमेंशन कैंसिल हो जाता है। डायमेंशनलेस नंबर कॉल्ड कौन सा नंबर? रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड्स का नंबर। तो हम लोग टाइप ऑफ फ्लो देखने के लिए हम लोग एक नंबर डिफाइन किया, उसका नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर। अब वो होता क्या है? देखो वो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला होता है रो भी डी बाई ईटा, रो भी डी बाई ईटा। ओके, रो क्या है? रो बताओ, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ईटा क्या है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, उसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। भी क्या है यहाँ पे? मीन स्पीड, यानी एवरेज स्पीड ऑफ फ्लूइड। ओके, और डी क्या है? डी क्या है? डाया ऑफ ऑब्स्टेकल, यानी जो फ्लूइड को जो रुकावट है, रोक जो रहा है, उसका डाया क्या है? या डाया ऑफ ऑब्स्टेकल या बाउंड्री ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड जो बह रहा है उसके रास्ते में बाधा है वो। ओके, तो जो हम लोग इसका क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे स्पीड ऑफ फ्लो, ठीक है, स्पीड ऑफ फ्लो जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, ये जो फ्लो का टाइप है वो पहले लेमिनार रहता है, उससे टर्बुलेंट की तरफ जाता है। और जिस फ्लो पे लेमिनार से टर्बुलेंट बन जाता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। ओके, अभी बताऊंगा मैं। तो क्या होता है, जैसे देखो, अगर तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर का मान 1000 से कम आया, तो ये होगा तुम्हारा फ्लो का जो टाइप होगा वो होगा लेमिनार। क्या होगा? टाइप ऑफ फ्लो क्या होगा? रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम आए तो लेमिनार। जैसे ये 2000 से ज़्यादा चला गया तो ये क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा, टर्बुलेंट। और अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो क्या होगा? 1000 से बड़ा है रेनॉल्ड्स नंबर और 2000 से बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मे बी लेमिनार, यानी लेमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट, क्योंकि ये कौन सा जोन है? ये ट्रांजिशन जोन बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन। ओके, तो हमने क्या बोला कि जैसे जैसे तुम वेलोसिटी का मान देखो बढ़ाते जाओगे, लेमिनार से किस में तब्दील होने लगेगा? ये टर्बुलेंट की तरफ चला जाएगा, टर्बुलेंट। अब तुम पूछ सकते हो यार ये लेमिनार और टर्बुलेंट होता क्या है? तो तुमने कभी नल खोला है क्या? जब नल खोल के रख देते हो तुम तो एक जैसा धारा नीचे बाल्टी भरने लगता है, और जब शुरू में खोलते हो तो बुक 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 करके ऐसे पानी आता है, तो जो भुक भुक करके जो आता है उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट है वो। और जब एक जैसा धारा बहने लगता है आराम से तो उसको बोलते हैं लेमिनार। समझ रहे हो? तो लेमिनार और टर्बुलेंट समझा? चलो, तो हम क्या बोलें कि लिख लो एक लाइन, ऑन ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लो, इंक्रीजिंग द speed of flow at a certain speed, at a certain speed, transition from laminar flow to turbulent फ्लो टेक्स प्लेस। क्या हो जाता है? जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुअली स्पीड को बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन स्पीड आएगा
जिस पे हमारा लेमिनार से टर्बुलेंट में बदल जाएगा ये, और उसी स्पीड को, दिस स्पीड को हम क्या बोल देते हैं, दिस स्पीड इज कॉल्ड क्या चीज़, क्रिटिकल स्पीड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल स्पीड। अब देखो एक चीज़ और लिखो कि फॉर लोअर डेंसिटी एंड हायर विस्कोसिटी, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसका डेंसिटी लो है और विस्कोसिटी हाई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमिनार फ्लो इज मोर। तो अगर तुमको लेमिनार फ्लो देखना रहेगा तो कैसे लिक्विड में ज़्यादातर मिलेगा ये, वैसा लिक्विड, वैसा फ्लूइड जिसका डेंसिटी क्या है, कम है, और विस्कोसिटी जो है, ईटा का मान जो है वो ज़्यादा है। तो ईटा का मान ज़्यादा होना चाहिए और डेंसिटी कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। ओके, थैंक यू। आप लोग इसमें आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।